एक बार थी एक लड़की कावेरी नामक। अपनी उम्र से भी ज्यादा जिम्मेदारियां उसके सर पर थी। वह अपनी 2 छोटे बहनों का और एक छोटे भाई का ख्याल रखती थी। उनकी पढ़ाई और रोजी रोटी के लिए वह कठोर परिश्रम करके पैसे कमाती थी। बोरियां उठाती थी, सब्जी बेचती थी और ग्राम प्रधान के घर में भी खाना पकाती थी अधिक पैसे कमाने के लिए। हर रोज बाहर काम करके घर आकर अपने भाई बहनों के लिए खाना बनाकर घर के काम काज भी संभालती थी। छोटे भाई बहनों के घर आने के बाद थोड़ा समय उनके साथ खेलने में भी बिताती थी। जैसे छोटे बच्चे बड़े होते गए, उनके खर्चे भी बढ़ने लगे। कावेरी चिंतित होने लगी और उसको समझ नहीं आया कि वह क्या करे। हर रोज की तरह जब वह काम के लिए निकली, एक दिन उसको रास्ते में एक सोने का अंडा मिला। अंडे के पास गई तो अंडा चमक रहा था। अंडे को हाथ में लिया और जांचा। उसी समय उसको पता चल गया था कि वह अंडा सच में एक सोने का अंडा है। कावेरी सोचने लगी कि अब वह इस अंडे का उपयोग कैसे करेगी। अब मैं इस अंडे के साथ क्या करूं? क्यों ना मैं इसे महाराजा के पास ले जाऊं, शायद वह मेरी मदद कर दे। ऐसा सोचकर वह अपने काम पे गई राजमहल में खाना बनाने के लिए। खाना तैयार करते समय वह सोच रही थी कि वह राजा को अपनी बात किस तरह से बोले। इसी दौरान कावेरी का सहकर्मी वीरा ने उसकी ओर देखा और पूछा, कावेरी जी, आप इतना क्या सोच रही हो? कोई परेशानी है क्या? वीरा, एक बात बोलूं? मुझे एक सोने का अंडा मिला है आज रास्ते में। ऐसा कहकर कावेरी ने वीरा को अंडा दिखाया। वीरा को तुरंत समझ में आ गया कि यह अंडा असली सोने का था। वीरा के दिल में लालच पैदा हो गई और अंडे को अपने हाथ में ले लिया। कावेरी जी, आप अपने आप को इतना परेशान मत करो। मैं खुद जाकर महाराजा को इस बारे में बताऊंगा। सच में वीरा? ठीक है, कृपया अब तुम ही जाकर महाराजा को सब कुछ बता दो। वीरा अंडे को लेकर चला गया, पर महाराजा के पास नहीं ले जाकर वीरा ने अंडे को अपने ही घर ले गया और अपनी पत्नी को दे दिया। ये असली सोने का अंडा है, किसी को इस बारे में पता नहीं चलनी चाहिए और इसको छुपा के रखना। अगले दिन कावेरी ने वीरा को अंडे के बारे में पूछा। सोने का अंडा? ऐसा मत बोला करो मेरी जान, लोग तुम पे हंसने लगेंगे। क्यों वीरा, तुम ऐसा क्यों बात कर रहे हो? तुमने महाराजा को सब कुछ बोला है या नहीं सोने के अंडे के बारे में? कौन से सोने के अंडे के बारे में? और मैं क्यों ऐसा कुछ बोलूंगा? क्या तुम तो ले गए थे ना मुझसे कल? दोनों की बहस चल रही थी जब महल के सैनिक वहां पर आए और उनको महाराजा के पास ले गए। क्या हुआ? तुम दोनों ऐसे बहस क्यों कर रहे थे? महाराजा, मुझे लगता है कावेरी सटिया गई है। पता नहीं किसी सोने के अंडे के बारे में बोली जा रही है और कहती है कि उसने मुझे दिया है। सोने का अंडा होता है क्या? ऐसा क्यों बोल रही हो कावेरी? महाराज, कल रास्ते में मुझे सच में एक असली सोने का अंडा मिला था। मैंने खुद देखा और मुझे पूरा विश्वास है कि वह असली सोने का था और मैं उसको इधर ले आई आपको देने के लिए ताकि आप मेरी मदद कर सके। पर सीधा आपसे आकर बात करने से मैं थोड़ा डर रही थी, तो वीरा ने बोला कि वह खुद आपको देगा और सब बताएगा, परंतु वह अंडे को अपने साथ ही ले गया और आज ऐसे नाटक कर रहा है जैसे उसको कुछ पता ही नहीं। ठीक है, अभी के लिए तुम दोनों जाओ और अपना अपना काम करो। मैं इस समस्या का हल निकाल लूंगा। सबके निकलने के बाद महाराजा ने चुपके से अपने एक सैनिक को बुलाया। कावेरी और वीरा पर नजर रखना।
इनकी हर चाल चलन को जांचना और कुछ भी गड़बड़ लगे तो तुरंत मुझे बताना। महाराज के आदेश का पालन करके सैनिक उन दोनों पर नजर रखने लगा। सैनिक ने देखा कि कावेरी बहुत मेहनती लड़की थी जो कठोर परिश्रम करके अपने भाई और बहनों का ख्याल रखती थी। उनको पाठशाला भेजकर महल आती थी काम पे। ज्यादातर वह अपने भाई बहनों के बारे में सोचकर परेशानी रहती थी। दूसरी ओर वीरा के चाल चलन कुछ ठीक नहीं थे। अपनी पत्नी के साथ छिपकर बातें करता था, रोज की तरह महल में अपना काम करता था। पर एक दिन काम समाप्त होने के बाद रात को चोरी छुपे एक पेड़ के ऊपर चढ़कर वीरा ने एक थैले को उठाया। सैनिक ने देखा कि वीरा पेड़ से नीचे उतरकर उस थैले से एक सोने के अंडे को बाहर निकाला। लालच और खुशी से उसने अंडे को चूमा और वापस रख दिया। अगले दिन ही सैनिक ने सब कुछ महाराजा को बता दिया। तुरंत महाराजा ने वीरा और कावेरी को दरबार में बुलाया। कावेरी, तुमने सोने के अंडे को अपने लिए ही क्यों नहीं रखा? अच्छी रकम में बेचकर तुम अपने भाई और बहनों का खर्चा उठा सकती थी ना? महाराज, पैसे आज रहेंगे पर कल नहीं, तो इसीलिए मैंने सोचा कि अगर मैं आपको ही ईमानदारी से ये सौंप दूं, तो शायद आप मुझे कोई अच्छी नौकरी दे दें जहां मैं अच्छा पैसा कमा सकूं, ताकि मैं जीवन भर बिना किसी परेशानी के अपने परिवार का ध्यान रख सकूं। तुम बहुत ही बुद्धिमान हो कावेरी। मैं तुम्हारे भाई और बहनों की जिम्मेदारी लूंगा। मैंने पहले ही उनकी पढ़ाई के लिए प्रबंध कर दिया है। आज से इस महल में जो कुछ होगा पहले तुम्हारे पास आएगा। हर एक चीज का निर्णय अब तुम लोगी। अपनी जिम्मेदारियां तुम मुझ पे छोड़ देना और इस महल की जिम्मेदारी खुद ले लेना। बहुत बहुत शुक्रिया महाराज, मैं धन्य हो गई। और वीरा, मेरे सैनिक को तुम्हारे घर के पेड़ के पास एक थैला मिला है और उसमें था एक सोने का अंडा। महाराजा से झूठ बोलने की हिम्मत कैसे की तुमने? सैनिकों, तुरंत इसको ले जाओ और बंद कर दो। अनुशासन का मतलब है कि कोई भी काम उसी तरह करो जिस तरह करना चाहिए, चाहे कोई तुम पे नजर रखे या नहीं। कई साल पहले की बात है। एक महान से राज्य में कृष्णदेवराया नामक एक शासक रहा करते थे। उनकी माँ बहुत धार्मिक महिला थी। माताजी ने अपने जीवन में कई धार्मिक स्थानों का दर्शन किया और बहुत सारे पूजा पाठ में भी भाग लिया था। महाराज अपनी माँ से बहुत प्रेम करते थे। जैसे साल बीतते गए, महाराज की माँ बीमार पड़ गई। महाराज ने राज्य के सबसे अच्छे चिकित्सकों को बुलाया, परंतु माँ जी की अब उम्र हो चुकी थी। सबसे अच्छी दवाई भी काम नहीं किए और अंत में वह चल बसी। महाराज कृष्णदेवराया अकेला महसूस करने लगे और अपनी माँ को बहुत याद करते थे। जब उनकी माँ बीमार थी तब वह अपने बेटे से आम खाने की मांग करती थी, परंतु आम का बंदोबस्त करने से पहले ही वह चल बसी। महाराज को ये बात और भी ज्यादा चुभने लगी कि वह अपनी माँ की आखिरी इच्छा पूरी नहीं कर पाए। आखिरकार समय आ गया था उनको इस संसार से विदा करने का। अंतिम संस्कार करने के लिए जो पुजारी आए थे, वे माता जी की आखिरी इच्छा के बारे में जानकर उसका गलत फायदा उठाना चाहने लगे। महाराज, आपकी माता जी की आखिरी इच्छा मीठे आम खाने की थी जो अधूरी रह गई।
अब उनकी आत्मा की शांति के लिए आपको कुछ सुनहरे आम दान में देना होगा। क्योंकि महाराज पहले से निराश थे, उनको लगा कि उन्हें इतना तो करना चाहिए। उनको पुजारियों पर अंधविश्वास था और बात मान ली। राजा ने 10 सुनहरे आमों का प्रबंध किया और पुजारियों को दान में दे दिया। पुजारी बहुत खुश थे कि उनकी दुष्ट योजना काम कर गई। अंतिम संस्कार करके सोने के आम लेकर अपने अपने घर वापस चले गए। हालांकि महाराज के सेवक बुद्धिमान रामदास ने देखा कि क्या हुआ और राजा को दिए गए पुजारियों के तर्क को समझ नहीं पाया। पुजारियों के हाथ में सुनहरे आम कैसे एक मरे हुए इंसान की आत्मा को खुश कर सकता है? उसको पता था कि पुजारियों ने महाराज को बेवकूफ बनाया। रामदास ने उन सबको सबक सिखाना चाहा। कुछ दिनों बाद रामदास ने पुजारियों को अपने घर आमंत्रित किया। वह बोला, मेरी मैया कुछ दिन पहले चल बसी। मुझे लगता है उनकी आत्मा को शांति नहीं मिली। उनके अंतिम दिनों में वह चाहती थी कि मैं उसके सिर पर गरम लोहे की छड़ी से मारूं। परंतु मैं ऐसा नहीं कर पाया और फिर वह चल बसी। अब जैसे आप लोगों ने राजा को सुनहरे आम दान में देने का सुझाव दिया, वैसे ही मुझे भी अपनी माँ की आत्मा की शांति के लिए ऐसा ही कुछ करना पड़ेगा, है ना? मुझे आप सबको गरम लोहे की छड़ी से मारना पड़ेगा अपनी माँ के लिए। ऐसा कहकर रामदास ने एक गरम लोहे की छड़ी की ओर दिखाया जो उसका नौकर पकड़ा हुआ था। सारे पुजारी भयभीत हो गए। रामदास के कदमों पर गिरकर दया की भीख मांगने लगे। रामदास ने सबको वो सुनहरे आम वापस करने को कहा और दया की भीख महाराज से मांगने को बोला। अतः अगले दिन महाराज को सारे सुनहरे आम वापस मिल गए और लालची पुजारियों ने सबक सीखा। एक बार फिर रामदास को उसकी सतर्कता और समझदारी के लिए प्रशंसा मिली। सुनहरी घंटी वाली गाय। गांव में त्योहार का समय था। श्री राम नवमी के त्योहार पर गांव के सारे लोग राम मंदिर जा रहे थे प्रार्थनाओं के लिए। ग्राम प्रधान चंद्रसेना ने पूजा पाठ की वस्तुएं सोने के रूप में लाए और मंदिर में दान कर दिया। चंद्रसेना की इस महान दान को देखकर सब लोग आश्चर्यचकित रह गए। ये खबर आग की तरह आसपास के गांव तक भी पहुंच गई। एक दिन 2 लोग इस बारे में चर्चा कर रहे थे। ओ, तुमने सुना क्या? क्या हुआ? कालेश्वर के गांव के ग्राम प्रधान ने सारे पूजा पाठ की वस्तुएं सोने के रूप में तैयार किया और मंदिर में दान कर दिया। इसी दौरान एक चोर ये सारी बातें सुन रहा था और फिर उस गांव पर जाने का निर्णय ले लिया। गांव की ओर निकल पड़ा और सुबह सवेरे 4 बजे वह मंदिर पहुंच गया। चोर ने मंदिर की कक्ष के दरवाजे को खोलने की कोशिश की। जब खुला तो अंदर सोने की वस्तुएं देखकर चकित रह गया। जल्दी में उसने आगे की सीढ़ी नहीं देखी और फिसल गिर पड़ा। जो भक्त मंदिर में सो रहे थे जाग गए और तुरंत उस दिशा में गए। चोर वहां से जल्दी भागना चाहता था। तुरंत उसने एक सोने की घंटी उठाई और वहां से भाग निकला। जब तक भक्त वहां पहुंचे, उन्होंने देखा कि सारे दरवाजे खुले पड़े थे और सब कुछ बिखरा पड़ा था। उनको समझ आ गया कि वहां चोरी हुई थी।
सब चीजों में से सोने की घंटी गायब है। क्या तुम्हें वो आवाज सुनाई दे रही है? हाँ, घंटी की। चलो, चोर आसपास ही होगा। जैसे चोर भाग रहा था, घंटी बजी जा रही थी और लोग भी घंटी की आवाज सुनते सुनते चोर का पीछा कर रहे थे। चोर को समझ नहीं आया कि वह क्या करे। उसने घंटी को पास वाले खेत में एक गाय के गले में बांध दिया और भाग गया। जैसे घंटी बजना बंद हुई, लोगों को समझ नहीं आया कि चोर किस दिशा में भागा। हर जगह ढूंढकर वापस चले गए। अगले दिन चोर वापस खेत पर आया और घंटी गाय से वापस लेने की कोशिश की, परंतु गाय उससे दूर भागने लगी। चोर भी गाय के पीछे भागने लगा। गांव वालों ने ये देखा और जानना चाहा कि ये आदमी गाय के पीछे क्यों भाग रहा था। तभी उन्होंने देखा कि वो सोने की घंटी गाय के गले में लटक रही थी। अब सबको समझ आ गया कि वही आदमी ने चोरी की थी। सब उसके पास आए और उसको रंगे हाथ पकड़ लिया। इस कहानी में हम ये सीखते हैं कि अपने पापी कर्मों से चाहे हम कितना भी दूर भागने की कोशिश करें, वे कभी मिटते नहीं। एक समय की बात है जब दूर एक राज्य में रहता था एक सच्चा और अच्छा महाराज। वह बहुत बुद्धिमान था और उसने एक शानदार सिंहासन खड़ा किया था। महाराज अत्यंत धनवान भी था। उनके पास थे 7 गुप्त कक्ष जहाँ पर वह अपना सारा सोना और धन रखा करते थे और केवल उन्हीं को उन कक्षों की पहुँच थी। उन कक्षाओं को खोलने की चाबी उनकी छड़ी थी, जिसको वो हमेशा अपने पास ही रखते थे। छड़ी के ऊपर एक हरा रत्न था, जिसको कक्ष के दरवाजे के ताले लगाने की छेद में डालना होता है, जिससे वो बड़ा दरवाजा खुल जाता है। अब सारे धन दौलत में महाराज को एक चीज बहुत प्यारी थी, जो 7वें कक्ष में रखा हुआ था। वह एक सुंदर अंगूठी थी, जिसको महाराज की माँ ने मरने से पहले दिया था। अतः महाराज ने उस अंगूठी को एक शीशे के बक्से में रखा था। हर रोज अपनी माँ की याद में वह उस अंगूठी को देखा करते थे और फिर अपनी छड़ी से दरवाजा पर ताला लगा देते थे। उसी राज्य में देव नामक एक व्यक्ति रहता था। देव एक चोर था। लोगों का जेब मारना, और छोटी मोटी चोरी दुकानों से करना उसका काम था। मगर अब देव इन छोटी मोटी चोरियों से ऊब गया था। अब कुछ बड़ा करना चाहता था, अमीर बनने के लिए। अब एक ही जगह इस लायक थी, महाराजा का महल। पर वो उधर जाएगा कैसे? महाराजा से ही सीधा कैसे चोरी करेगा? देव लालची था और कई दिनों तक इस महा चोरी की योजना बना रहा था। एक दिन देव महल के इर्द गिर्द घूम रहा था जब उसकी मुलाकात उसके एक बचपन के दोस्त से हो गई, जो अब एक महल का पहरेदार था। प्रणाम मेरे दोस्त, कैसे हो? बहुत खूब देव, अब मैं राजमहल के दरवाजे की पहरेदारी करता हूँ। बहुत समय के बाद हम मिले हैं, तो तुम क्या करते हो? देव ने सोचा कि यही मौका है अंदर घुसने का। दरअसल मैं एक लेखक हूँ और हमारे राज्यों की अनोखी सुंदरता के बारे में लिख रहा हूँ। मैं दूर दूर तक यात्रा करता हूँ और उन जगहों के बारे में, उनका खाना पीना, उनके संस्कारों के बारे में लिखता हूँ। अब मेरा अगला विषय महाराज के इस किले के बारे में है और उसकी वास्तुकला के बारे में। और मैं महाराजा को प्रशंसा करना चाहता हूँ ऐसा अनोखा महल बनाने के लिए। इसीलिए मैं यहाँ जानकारी के लिए आया था, परंतु इधर कोई मेरी सहायता के लिए है ही नहीं। इस महल के कई अनोखे चमत्कार हैं। मैंने तो ये भी सुना है कि इधर 7 गुप्त कक्षाएं हैं जहाँ पर महाराज अपना सारा खजाना रखते हैं। अच्छा, ये तो काफी अनोखा लगता है। और कुछ बता सकते हो तुम मुझे?
अरे हाँ, और इन कक्षाओं के बारे में तो बहुत लोग जानते हैं, पर बहुत कम को पता है कि इन कक्षाओं को केवल महाराज की छड़ी से ही खोला जा सकता है। ओह, वही जिसपे हरा रत्न लगा है। वाह, मुझे तो पता ही नहीं था। हाँ, वही। खैर, उम्मीद है तुम्हें कुछ तो जानकारी मिल गई। अब मैं चलता हूँ, फिर मिलेंगे देव। देव ने अपने दोस्त को अलविदा कहा और वापस घर चला गया। देव ने सोचा कि ये 7 कक्षाएं तो बहुत हो जाएंगे, तो अब उसको एक कक्षा चुनना पड़ेगा जिससे उसका सारा जीवन संवर जाएगा। पर महाराज की छड़ी को वह चुराएगा कैसे? देव ने एक योजना बनाई 7वें कक्ष की चोरी करने का। बीच रात का समय था। देव महल के अंदर घुस गया जब उसका पहरेदार दोस्त दरवाजे पर सो गया था। देव ने महाराज के कमरे की ओर देखा और एक रस्सी को दीवार पे लगे एक डंडे पर डाला और खुद को ऊपर खींचने लगा। खिड़की से झांक के देखा तो महाराज सोए थे। धीरे से वह कमरे में आया और वही थी छड़ी। देव ने छड़ी ली और महल की सीढ़ियों से कक्षों तक पहुंच गया, परंतु हर एक कक्ष पर एक पहरेदार था। देव ने कुछ जानवर की आवाज निकाली और पहरेदार देखने चले गए कि वह है क्या। तुरंत देव 7वें कक्ष की ओर गया और छड़ी से दरवाजे को खोल दिया। देव ने अपना भोरे निकाला और जितना हो सका उसमें डाल दिया। शीशे के बक्से वाली अंगूठी भी उठा लिया और जल्दी से दरवाजे को बंद करके वहां से चला गया। अगले दिन महाराज जब नींद से जागे तो हैरान परेशान हो गए। उनकी छड़ी लापता थी और कक्ष में जाके देखा तो उनकी माँ की अंगूठी भी गायब। महाराज आग बबूले हो गए, पर उनको पता था कि चोर को कैसे पकड़ा जाए। तुरंत उन्होंने एक पत्र लिखा अपने राज्य के लिए। मैंने अपनी सबसे कीमती चीज खो दी है, एक अंगूठी, और किसी ने उसको चुराया है। अगर किसी को भी ये मिले तो मुझे वापस लौटा दे और बदले में उसको ढेर सारा खजाना भेंट में दिया जाएगा। कई दिनों तक बहुत लोग आगे आए नकली अंगूठियों के साथ, पर महाराज अपनी माँ की अंगूठी को अच्छे से पहचानते थे, तो सबको वापस भेज दिया करते थे। जब ये खबर देव तक पहुंची तो उसने देखा कि वो अंगूठी तो उसी के पास थी। देव को अब और खजाने की लालच लग गई। ये तो कोई पुरानी अंगूठी लगती है। मैं महाराजा को बोलूंगा कि मुझे कहीं मिली और फिर भेंट में दिया खजाना भी ले आऊंगा। देव महाराज के पास गया और बोला, प्रणाम महाराज, मुझे ये अंगूठी मिली है तो आपको दिखाना चाहता था। अगर ये आपकी है तो ले ले और मुझे बदले में कुछ नहीं चाहिए। महाराज ने अंगूठी की ओर देखा और उसको पहचान लिया। धन्यवाद, ये मेरी ही है। देव अखड़ने लगा। अब वो और भी धनवान बनने वाला था क्योंकि महाराज खुश लग रहे थे। एक मिनट, इस अंगूठी को तो तुमने ही चुराया है ना? ये अंगूठी खोई नहीं थी। मैंने वो पत्र इसीलिए भेजा था क्योंकि मुझे पता था कि चोर बहुत लालची होगा। कई लोगों ने नकली अंगूठियां लाई थी, पर केवल तुमने असली वाली लाई क्योंकि तुम ही चोर हो। सैनिकों, ले जाओ इसको और सलाखों के पीछे डाल दो हमेशा के लिए। नहीं नहीं महाराज, माफ कर दो, मैं सब कुछ वापस लौटा दूंगा। कृपया मुझे सलाखों के पीछे मत डालो। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लालची लोगों को हमेशा मुसीबत झेलनी पड़ती है।